नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री मेघराज, जो राष्ट्रपति भवन सिक्योरिटी में कार्यरत हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं सर आप? काफ़ी रिलीफ। 32 साल की 32 प्लस की सर्विस मेरी पूरी होने वाली है जी। तो मेंटली रिलैक्स। सर, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया? बिलोंग तो मैं दिल्ली से ही करता हूँ जी। और मैं ही क्या, मेरे फादर भी दिल्ली से ही है, उनका भी बर्थ दिल्ली का ही है। और इंस्पायर करने की बात है तो मैं ऑलरेडी बैंक पे था, जॉब तो मेरी वहाँ भी थी, लेकिन पुलिस में आना एक बड़ा मोटिवेशन भी था। यूनिफॉर्म पहनने का क्रेज़ था जी। और इसके अलावा एक पुलिस के प्रति जो एक मन में जो दहशत थी, एक उसको जानना था। हालांकि मुझे लगता था कि मेरा टेम्परामेंट पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं है, लेकिन मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा और फिर मुझे ये भी बताया, मुझे नॉलेज ये भी हुई कि 1 साल की ट्रेनिंग इसीलिए होती है जिसमें आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हो। तो मैंने एफर्ट्स किए और मौका मिला, जिसको अब 32 साल हो चुके। सर, 1991 में आप दिल्ली पुलिस का हिस्सा बने। मैं सर जानना चाहता हूँ आपका ये करियर कैसा रहा? किस तरह के असाइनमेंट्स आपने फेस किए? तो 32 साल के दौरान मैंने ट्रेनिंग के बाद जब मैंने डी फोर्स में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जहांगीरपुरी ज्वाइन किया तो मुझे बड़ी टेंशन थी, क्योंकि जहांगीरपुरी के नाम से तो आपको खुद ही आइडिया होगा कि वो कितना बिजी थाना था। और आज की डेट में 3 थाने बन चुके हैं उससे। उस वक्त अंदाजा लगाओ कि 93 और 94 में उसका क्या हाल होगा। तो वो बड़ा चैलेंजिंग था। हम अपने से जो सीनियर थे उनको देखते थे हम कितने बिजी रहते थे। और वहाँ डी कोर्स करने के बाद ही मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया करीब 1-1.5 साल। तो मुझे उसका एक पॉजिटिव साइन ये भी रहा कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। करीब करीब मैंने हर तरह के केस का वहाँ इन्वेस्टिगेशन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सीख कर आए थे ट्रेनिंग में, डाउन ट्रोडन फैमिली के लोग वहाँ रहते थे जहांगीरपुर एरिया में, तो एक तरह से हमने उनको कॉन्फिडेंस भी दिया और वो लोग हमसे इंटरेक्ट भी होते थे बाद में। जितना अच्छे से हम मिलते थे, जितना अच्छे से उनको बताते थे, तो वो हमसे आगे भी इंटरेक्ट होते थे। उस इंटरेक्शन का फायदा ये होता था कि पुलिस बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी हमें हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पब्लिक में से ही काफ़ी लोग हमें खुद अप्रोच करते थे, जबकि उस वक्त ना मोबाइल का था, टेलीफोन भी लैंडलाइन था, लेकिन फिर भी लोग फिजिकली मिलके इंफॉर्मेशन दिया करते थे। तो जो हमने ट्रेनिंग में सीखा था कि कैसे पुलिसिंग होनी चाहिए, तो हमें तुरंत वहाँ अप्लाई करने का मौका मिला और उसका फ़ायदा भी रहा। तो उसके बाद फिर हमारा बिल्कुल ही एक अलग टेम्परामेंट के अनुसार इमिग्रेशन एफआरओ में हमारी पोस्टिंग हो गई। एफआरओ की पोस्टिंग पुलिस की नेचर तो सेम ही रही, लेकिन वहाँ टोटली डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क था। वहाँ क्या था, वो एक चेक पोस्ट की तरह काम होता है और वहाँ पर आपकी नॉलेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नॉलेज, साइकोलॉजी, ये सब होना चाहिए, प्रोफाइलिंग, ये सब आपके अपग्रेड होने चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स ने हमारा यूज़ किया और हमें भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए हम ये पाकिस्तान बॉर्डर, हमारे वाघा बॉर्डर पे भी हम गए और वहाँ एक स्पेशल मिशन के तहत काम किया और वहाँ कामयाबी भी मिली। बाद में अप्रिसिएशन भी हुआ हमारी सारी टीम को, तो एक वो भी एक्सपीरियंस था। और वो एक्सपीरियंस मेरा कम से कम भी 12 साल रहा। मैं वहीं प्रमोट भी हो गया। प्रमोट होने के बाद फिर मैं वहाँ मैंने एज ए इंचार्ज भी काम किया इमिग्रेशन में। तो वो एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है वो भी। उसके बाद फिर प्रमोशन के बाद फिर मुझे एक नया असाइनमेंट मिल गया। फिर पोस्टिंग एंटी करप्शन में हो गई दिल्ली गवर्नमेंट की। तो हालांकि वहाँ 2 साल की पोस्टिंग होती है, लेकिन हमारे काम को देखकर सीनियर ऑफिसर्स ने फिर हमें वहीं रखा। 6 साल तक मैं वहाँ रहा। आपका मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है, लेकिन हमने वहाँ कम से कम भी 200 रेड की और करीब करीब उन पर केस रजिस्टर हुए।
उसके बाद फिर सिक्योरिटी में आ गए, तो सिक्योरिटी में भी मैं 2.5 साल रहा, और इस 2.5 साल के दौरान सिक्योरिटी भी काफ़ी चैलेंजिंग थी। 2.5 साल के करीब मैं सिक्योरिटी में रहा। उसके बाद मेरा राष्ट्रपति भवन में इधर आ गया, राष्ट्रपति भवन की पोस्टिंग हो गई। राष्ट्रपति भवन का फिर एक स्पेसिफाइड है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ, तो यहाँ अलग हूँ, और यहाँ फिर यहीं मैं एसीपी प्रमोट हो गया हूँ। तो उसके बाद राष्ट्रपति भवन में जब से हमारे मुर्मू मैडम आई हैं, जब से इनके अंदर बड़ा एक ह्यूमन टच है, तो इन्होंने क्या कि अपना प्रेजेंट एस्टेट खोल दिया पब्लिक के लिए। पहले 3 दिन होता था, अब इन्होंने 6 दिन कर दिया। उसके अलावा मुगल गार्डन पहले 1 बार होता था, अब 2 बार कर दिया। तो इन सब का जो इंचार्ज था वो मैं ही रहा हूँ, और मुगल गार्डन के दौरान कम से कम भी इस 2023 में 10 लाख लोगों ने विजिट किया है। वो 10 लाख लोगों ने विजिट किया है, और सबको एंट्रेंस फ्री, तो ये सब अप्रिशिएट हुआ। खुद प्रेसिडेंट मैम ने भी अप्रिशिएट किया। तो ये अप्रिशिएशन के तौर पे हमें ये मिला कि उन्होंने कहा कि मैं आपके सारे दिल्ली पुलिस ग्रुप के साथ एक फ्रेम कराना चाहती हूँ, तो हमें वो मौका भी मिला। तो टोटल मिलाकर ये मेरा टोटल 32 साल का। इस दौरान सर काफ़ी आपने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। मैं बात करना चाहता हूँ बदलाव की, जो दिल्ली पुलिस व्यवस्था में आपने इन 32 सालों में फेस किया। 32 सालों में दिल्ली पुलिस में बदलाव, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा बड़ा बदलाव है। आपको पता है कि पहले एफआईआर भी उसमें लिखी जाती थी रोजनामचे में, और अब मैनुअली की जगह अब ऑनलाइन हो गई है। तो मैंने तो ज्वाइन किया था जहांगीरपुरी में, तो वहाँ तो एफआईआर ही दिन भर में बहुत कम से कम भी 10 एफआईआर दर्ज होती थी। अब उसका आलम ये था कि वहाँ डीओबी एक से ज़्यादा कई बार बिठाने पड़ते थे, और उस चीज़ को अब देखा जाए तो अब पहले की बजाय थाने भी छोटे हो गए हैं, ठीक से इन्वेस्टिगेट या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेटर है, और टेक्नोलॉजी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद सभी को उसका फ़ायदा हुआ है। और उसका फ़ायदा फिर धीरे धीरे वो आता है कि इन्वेस्टिगेशन पे आईओ के पास टाइम होगा, जितने भी वर्किंग ऑफिशियल्स हैं सबके पास अपना अपना टाइम होगा, तो टेक्नोलॉजी ने उसको फास्ट कर दिया है और रिफाइंड कर दिया है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसके अनुसार फिर क्योंकि हमारा जो नया जो स्टाफ है, जो ऑफिशियल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते हैं, तो वो उसका ठीक से यूज़ भी कर पाते हैं। जैसे नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए, डेटाबेस को अपडेट रखने के लिए, अब मिसिंग के केस में हो या क्राइम कंट्रोल के केस में हो, तो बहुत हेल्प मिलती है इस बात से। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी को और आगे आप लेके जाओगे तो ये टेक्नोलॉजी अब इमिग्रेशन में, जो मेरी फील्ड रही है, इमिग्रेशन में हो या इन्वेस्टिगेशन, इसमें अपने एंटी करप्शन में हो, ये इवन सिक्योरिटी में हो। सिक्योरिटी में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो टेक्नोलॉजिकली पहले नहीं थे, और अब पेन की शेप में भी लोग यूज़ करते हैं आर्म्स का। ये टेक्नोलॉजी की है। नहीं तो पहले पिस्टल से ही आदमी सोचता था कि पिस्टल या एम्यूनिशन होगा तो ऐसा होगा, लेकिन अब और उसको डिटेक्ट करने के लिए भी टेक्नोलॉजी है। अगर हम उसके बारे में थोड़ा एडवांस नहीं होंगे तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक टोटली ड्रास्टिक चेंज है। मैं सर जानना चाहता हूँ इतने लंबे कार्यकाल में किस तरह से आपने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाए रखा? ये समस्या तो सभी पुलिस ऑफिसर्स की तरह मैंने भी फेस की है, और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो पुलिस में वर्किंग ही इम्पॉसिबल सी है। मेरे टाइम में भी मेरी वाइफ सर्विस में शुरू से ही थी, उसके बावजूद भी शुरू के 5 से 6 साल तो मुझे पता ही नहीं है मेरी वाइफ सरोज गौतम ने हमारे बच्चों को किस तरह से ब्रॉट अप किया। मेरा बड़ा बेटा अभिनव गौतम और छोटा अमृतांशु गौतम है। अब तो वो दोनों वेल क्वालिफाइड होकर बाहर सेटल हो गए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसके अनुसार मैं बताऊँ कि ट्रेनिंग से आने के बाद बच्चों का कम से कम 6 साल तक
तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था वो कैसे बड़े हुए, क्योंकि शुरू में जॉब ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो अपने आप को ही प्रूव करना पड़ता है। अगर मेरा नेचर ऑफ ड्यूटी मेरी ठीक से नहीं होगी तो मेरा ही एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं होगा। और अगर मैं ऑफिशियली अपना काम ठीक से कर रहा हूँ तो वो फैमिली सपोर्ट की वजह से। सर जैसे कि आप इसमें रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ कैसी है, क्या आपने प्लान किया हुआ था? हाँ, रिटायरमेंट के बाद एक जो आमतौर से सोच होती है, मेरी सोच एक तो ये है कि मैं कोई जॉब नहीं करूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सोसाइटी को पे बैक करने के लिए, जो सोसाइटी का जो बॉटम लाइन है, तो मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मुझे बच्चों के साथ जुड़ने में अच्छा लगता है। उसका एक तो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियली हेल्प की बजाय अगर उनको गाइडेंस दी जाए, गाइड किया जाए कैरियर के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। क्योंकि बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये नॉलेज ही नहीं होती हमें कहाँ जाना है। लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर उनको आप ये सिंपली इंट्रोड्यूस करा दो और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताओ, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, ऑनलाइन पोर्टल कैसे जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। तो मैं ये करना चाहूँगा। इसके अलावा मेरा दूसरा ये है कि मैं पहले से ही मेरे अंदर स्पोर्ट्स रनिंग के प्रति इंटरेस्ट है, तो मैं पैशनेट टू रन लॉन्ग डिस्टेंस। तो अभी तक मैंने पिछले 6 साल से वो करीब मैंने अपने रनिंग को जिंदा रखा हुआ है। सिर्फ कर नहीं पाया क्योंकि प्रमोशन हो, जैसे जैसे एक प्रमोट होते हैं ना कैरियर में, वैसे वैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका अपना पर्सनल टाइम कम होता जाता है। तो मैंने अपनी रनिंग को किसी तरह से जिंदा रखा हुआ है। तो अपने इस शौक को मैं आगे इम्प्रूव करूँगा, इसको पूरा करूँगा। भरपूर समय दो। भरपूर समय दो। जो हमारे ट्रेनीज हैं, जो यंग जनरेशन फील्ड में आने वाली है, उनके लिए सर आपका क्या स्पेसिफिक संदेश रहेगा? नए जो हमारे ऑफिशियल्स आते हैं उनमें एक बड़ा फ़ायदा तो ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होते हैं और वेल क्वालिफाइड होते हैं। ये तो आजकल सभी में है, रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो गई है, जॉब ही तब मिल पाती है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो अपने मिशन पे फोकस रहें। हमने पुलिस फोर्स किस लिए ज्वाइन की है? मैंने तो खुद ये महसूस किया है कि अगर आपकी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो आपके उसके रिजल्ट पे बैक बहुत बड़े अच्छे मिलते हैं। तो ये मैं भी ये भी संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ड्यूटी को फोकस होकर कर रहे हो तो आपको खुद को कंटेंटमेंट होगा, डिपार्टमेंट को हो गई, और आपकी जॉब भी अच्छी चलेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो अपने मिशन पे फोकस रहें, डिसिप्लिन रहें। तो हमारी जो चैलेंजिंग जॉब है, जिसको कि शुरू में जब ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं जॉब कैसे पूरी होगी, तो अपने इस मोटो को हम फॉलो करें तो सब कुछ ठीक है, सबकी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच।